नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 मार्च को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि होली के बाद आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस मुलाकात के बाद संगठन कुछ तारीखों को जो भेजा गया है उस पर फैसला ले सकता है। इस संबंध में नई दिल्ली में बैठक हुई जिसमें शपथ ग्रहण की अंतिम तारीख पर मुहर लग जाएगी। और भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष और एमएलसी संजय निषाद चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत के बाद गदगद हैं। भाजपा ने होली के बाद यूपी में नई सरकार बनाने का ऐलान किया है और ऐसे में सहयोगी पार्टी के नेता भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की आस लगाए बैठे हैं। आज जब एबीपी गंगा से संजय निषाद ने बात की तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा कि जिस तरह निषाद पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं मंत्रिमंडल में इसी हिसाब से जगह भी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बड़े भाई, हम छोटे भाई, हमें जिताया है तो फिर जिस लायक समझेंगे जिम्मेदारी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने इस बार चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तमाम विधायक भी बने निषाद पार्टी से और आप देख सकते हैं इस समय पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद अपने उन विजेता जो विधायक हैं उनके साथ में देखिए आप मौजूद हैं। सबके चेहरों पर मुस्कान साफ देखी जा सकती है और निश्चित रूप से जब चुनाव में इस तरह की जीत मिले तो मुस्कान लाजमी है। बहरहाल संजय निषाद जी से बात करते हैं। सर, चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन रहा काफी अच्छा था। मंत्रिमंडल में क्या लगता है उसी हिसाब से जगह भी मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। बड़े भाई, हम छोटे भाई, गले लगाया है, लायक समझा है तो जिताया है, तो लायक जिस लायक समझेंगे वो जिम्मेदारी देंगे। हमें पूरी उम्मीद है। इतनी क्या उम्मीदें हैं? कितने पद की उम्मीद करते हैं मंत्रिमंडल? पद प्रतिष्ठा नहीं, हम लोग पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं। हम लोग शर्तों नहीं, सिद्धांतों पर राजनीति करते। मेरा सिद्धांत है, मेरी पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन सोशलिस्ट। हमारा निर्बलों को सबल बनाया जाए। अब मोदी जी वो काम बखूबी कर रहे हैं। मोदी जी की नीतियों और अमित शाह जी के प्रबंधन और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन ने आज इस लायक किया कि आज इस देश में मोहर लगाया। एक बार बहुत पहले आपने बात की थी कि डिप्टी सीएम के पद की चाह सामने आई थी, तो वो चाह अब भी कायम है? नहीं, वो मेरे समाज का सुझाव था, मैंने बताया था तब भी जो मीडिया ने तोड़ मरोड़ को पेश किया। आज के दिन में मैं बता रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है तो निषाद राज के बेटे को कभी कोई भी बना सकती है। उसमें बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी भी देगी। खुलेआम वो मंत्री पद कितने चाहते हैं अपने विधायकों के लिए इस बारे में तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा, जो एक पुराना उनका बयान भी था डिप्टी सीएम की पद वाला, तो उसके लिए उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि वो उनके समाज के लोगों की मांग थी कि निषाद राज का जो बेटा है उसको डिप्टी सीएम बनाया जाए, निषाद परिवार के बेटे को। और आज भी उनका कहना है कि जब बड़े भाई ने गले लगाया है तो कोई ना कोई जिम्मेदारी भी ज़रूर दी जाएगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करल से चुनाव जीतने वाले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जेल में दिग्गज सपा नेता आजम खान को अब अपने विधायक पद से इस्तीफा वो दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही नेता विधायक बनने के पहले लोकसभा के सांसद भी हैं। अखिलेश यादव आजमगढ़ से और आजम खान रामपुर से सांसद हैं। ऐसे में विधायक चुने जाने के बाद दोनों नेताओं को सांसद या विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन 2022 में मिली करारी हार के बाद अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव और आजम खान विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि यूपी में अखिलेश अपनी सीटें बढ़ाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन लोकसभा में सपा को सिर्फ 5 सांसद हैं और यूपी में मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए अखिलेश यादव नहीं चाहते कि पार्टी संसद में कमजोर हो। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और आजम खान ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये दोनों ही नेता बहुत जल्द विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा में बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उपचुनाव होने पर अगर बात करें तो करहल सीट से तेज प्रताप और रामपुर सीट से तंजीम फातिमा को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तेज प्रताप करहल सीट पर चुनाव के प्रभारी रहे तो वहीं दूसरी ओर तंजीम फातिमा पहले भी विधायक रह चुकी है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चुनाव में मिली हार पर शिवपाल यादव का कहना है कि अब हार पर चिंतन और समीक्षा करने की जरूरत है। शिवपाल ने कहा कि मजबूत संगठन से ही चुनाव जीता जा सकता है। कहीं न कहीं संगठन में कमी रह गई। अब आगे पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, निभाएंगे। शिवपाल जी, जो मैंडेट आया है उसको देखकर क्या कहेंगे? 2022 का जो इलेक्शन हुआ है
वैसे तो माहौल तो था अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। क्या पार्टी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम जीत रहे हैं, या गलतियां बहुत ज़्यादा हो? देखिए, खामियां भी थी और हमारे जितने भी प्रदेश के कार्यकर्ता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे, और जो भी चालाकियां भारतीय जनता पार्टी कर रही थी उसका हमारा संगठन मुकाबला नहीं कर सका। आपकी बात क्या पार्टी में आपने रखी थी पहले, सुनी गई या नहीं सुनी गई? देखिए, इतना मौका भी नहीं मिला। वैसे मैंने सारा तो किया था, लेकिन ज़्यादा मौका तो हमें नहीं मिला बातचीत करने का। बहुत कम समय था जब हमारी पार्टी का और अखिलेश यादव दोनों मिलकर के एक हुए थे, तो उसकी वजह से ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई। शिवपाल यादव जी का योगी आदित्यनाथ जी को क्या संदेश है? देखिए, अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अब तो भगवान की कसम खाएंगे, ईश्वर की कसम खाएंगे, संविधान की कसम खाएंगे, हैं? तो जब मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद वो किसी दल का नेता नहीं रहता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का होता है। हम चाहेंगे कि वो निष्पक्ष हो करके, जब उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो निष्पक्ष हो करके जनता की भलाई के लिए काम करें, प्रदेश की भलाई के लिए काम करें। प्रदेश ने इतिहास रचा है, लेकिन एक बार फिर आने वाले दिनों में ये गणित कैसे बदलेगा, यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा। और चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा कर रहे थे कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा गठबंधन यूपी की सत्ता से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। लेकिन अपने दावे से उलट नतीजे आने के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने अपना गठबंधन की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया है और चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने बात भी कबूल की है कि टिकट बंटवारे और अपनी बात जनता तक ठीक ढंग से नहीं रख पाने की वजह से भी गठबंधन जीत से दूर रह गया। जनता ने हम लोगों को वोट दिया, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे, और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं ना कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत, जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो, या हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। और चुनाव से ठीक पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी और धर्म सिंह सैनी अपनी अपनी सीटों पर मिली हार के बाद लखनऊ में मिले सरकारी बंगलों से भी आज शिफ्टिंग कर ली। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से हारने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में अपना सरकारी बंगला 14 कालिदास मार्ग खाली कर दिया है, और सहारनपुर के नकुल से हारने वाले धर्म सिंह सैनी ने भी अपना सरकारी बंगला 16 गौतमपल्ली खाली कर दिया है। मंत्री पद छोड़ने और उसके बाद भाजपा से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना सरकारी बंगला खाली ना किया हो, लेकिन अब जबकि जिस सीट से वो चुनाव लड़े वहां पर जब जनता ने नकार दिया और वो चुनाव हार गए, उसके बाद आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी बंगले जिसका पता है 14 कालिदास मार्ग, उसको खाली कर दिया है। अधिकतर सामान जो यहाँ पर उनका था वो यहाँ से ले जाया जा चुका है। गोमती नगर स्थित उनका जो निजी आवास है वहाँ पर ये सारा सामान शिफ्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल घर के जो दरवाजे हैं बंद हैं। जो उनके साथ के कुछ लोग हैं वो भी अब गेट को नहीं खोल रहे हैं किसी के आने जाने पर।
बाहर जो एक नेम प्लेट लगी होती थी स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की मंत्री पद की, उसको भी अब पलट दिया गया है। जो सुरक्षाकर्मी थे वो भी अब यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर हार के बाद, शिकस्त के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने अब इस सरकारी बंगले को आखिरकार खाली कर दिया है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इधर उन्नाव के पूर्वा विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर जीते अनिल सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नए नवेले विधायक लोगों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। विधायक जी धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि हमारे फेसबुक आईडी पर और समर्थकों की आईडी पर कोई कमेंट ना करे, नहीं तो जवाब ठीक ठाक मिलेगा। कोई भी हमारे फेसबुक आईडी पर, हमारे समर्थक के फेसबुक आईडी पर कमेंट न करना, कमेंट न करना कतई। कमेंट करोगे तो कमेंट का जवाब कमेंट पे ठीक ठाक अब मिली। हमारे मीडिया लोग हो तो चलाओ, जिसको वोट नहीं दो, जेका वोट दो, सवाल करो जाए, सही बात की नहीं। अब कोई भी हमारे फेसबुक आईडी पर, हमारे समर्थक के फेसबुक आईडी पर कमेंट न करना, कमेंट न करना कतई। कमेंट करोगे तो कमेंट का जवाब कमेंट पे ठीक ठाक अब मिली। और यूपी चुनाव में भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन जो लोग चुनाव हारे उनकी समीक्षा होगी, यह कहना है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का। दिल्ली में एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने बीएल वर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी जीत हार को लेकर समीक्षा करेगी और मथुरा को लेकर जो वादा हुआ वो पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, लेकिन तकरीबन 10 मंत्री चुनाव हार गए। उनमें सबसे बड़ा नाम रहा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। क्या कुछ वजह रही, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, बड़ी जीत मिली है लेकिन 10 मंत्री चुनाव हार गए, खुद उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, किस तरीके से पूरे परिणाम को देखते हैं? देखिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का चुनाव हारना वास्तव में दुखद है। अब मैं कह सकता हूँ वो उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। उनके नेतृत्व में हमने 2017 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब 300 पार करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। और इस चुनाव में भी पूरे प्रदेश में वो प्रचार करने के लिए उनकी डिमांड थी, सब जगह वो जाते थे। हो सकता है कि स्थानीय जनता उनसे रूबरू होना चाहती हो, समय कम दे पाए हो, तो कहीं ना कहीं कोई कारण रहा होगा। लेकिन मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे उनसे, और कहीं कोई कमी रहेगी तो दूर करेंगे। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारी सीटें बढ़ी हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है मैं चुनाव हारा हूँ, हौसला नहीं आ रहा हूँ, बीजेपी को हराने का काम आगे करूँगा। अब देखिए, अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि जो बोलते हैं जनता सही समय पर उनको जवाब देती है। इसलिए अखिलेश यादव जी तो 400 पार करने की बात करते थे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, हमने कभी 400 की बात नहीं की, हमने 300 की बात की थी, ठीक है ना। और हम 300 के आसपास पहुँचे हैं, लेकिन वो 400 वाले कहाँ चले गए? सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप ब्रज प्रांत के अध्यक्ष भी रहे हैं संगठन में, मथुरा को लेकर बड़ी चर्चा हुई थी और चुनाव में पहले कहा गया था मथुरा को सजाया जाएगा, तो क्या जो चुनावी मैनिफेस्टो है उसको पूरा किया जाएगा और मथुरा को इस बार देखा जाएगा कि जैसे काशी का विकास हुआ, अयोध्या को हो रहा है, मथुरा का भी नंबर रहेगा? देखिए, अयोध्या और काशी को आपने देखा ही है। मथुरा वृंदावन के लिए हमने बहुत काम किया है, पैकेज दिया है, और जो आप कह रहे हैं मथुरा की सजाने की बारी है तो मथुरा सजेगी। और मथुरा की जनता ने हमको सभी 5 सीटों पर परचम फहराने का काम किया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि मथुरा के कार्यकर्ताओं को, मथुरा की जनता को उनके भरोसे पर खरा उतरें और हम मथुरा को भी सजाने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जिन्होंने कहा कि बीजेपी अपने तमाम सारे परिणामों की समीक्षा करेगी, जो मंत्री चुनाव हारे हैं उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है। वहीं मथुरा को सजाने की बात भी कही गई है, चूंकि चुनाव से पहले मथुरा का बड़ा जिक्र था और मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मथुरा को सजाने का काम करेंगे। कृष्ण धर्मधरन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। यूपी के चुनाव में बुलडोजर की खूब चर्चा हुई और प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद वाराणसी में बुलडोजर टैटू की धूम मच गई है। लोग अपने हाथ पर बुलडोजर का टैटू बनवा रहे हैं, साथ ही बुलडोजर बाबा नाम भी लिखवा रहे हैं। काशी के 80 घाट पर एक टैटू शॉप पर कई भाजपा समर्थक टैटू बनवाते देखे गए। तो देखिए तस्वीर है और बुलडोजर का चित्र और बुलडोजर बाबा लिखवाया जा रहा है। जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी का सरकार बना है, उन्होंने जितने गुंडे माफिया होते हैं सबके बुलडोजर चलवा दिया।
उससे हमारी क्या हो सकती है कि हमारी बहन बेटियां सब सुरक्षित जाती हैं जितने गुंडों माफिया। तो इसीलिए मैंने बुलडोजर बाबा अपने टैटू बनवा लिया अपने हाथ पे। पूरे यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होते जा रहे हैं। तो आज आपने भी उसी पे बुलडोजर बनवाया? आज हमने भी बुलडोजर बाबा बनवा लिया है। जब से योगी बाबा आए हुए हैं, जब से इलेक्शन में जीते हुए हैं कल से, तब से क्रेज बढ़ गया है। तब से मैं आधा दर्जन के ऊपर बुलडोजर और बुलडोजर बाबा लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ बुलडोजर। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही है हमारे साथ।